हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा। आई एम एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स और आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां टीचर दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि आज का सेशन जो होने वाला है 11th क्लास के लिए एमसीक्यू, क्योंकि ना बच्चों के ना बहुत ढेरों सारे मेरे पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर 11th क्लास। तो भाई 11th क्लास के लिए मैं आपके लिए माइक्रो प्लस स्टैटिक्स के क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अगर आपने इन्हें अच्छे तरीके से कर लिया तो भाई कुछ भी आपको एमसीक्यू के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। और एमसीक्यू होने वाले 50 हैं, पर मैं 50 एमसीक्यू के साथ यह भी बताऊंगा कि आपको ये तो पता है कि ये आंसर होगा, पर इसके अलावा उन 3 ऑप्शनों से क्या क्वेश्चन बन सकता है या ये एलिमिनेट कैसे हुए उसका तरीका बताऊंगा मैं। तो एमसीक्यू पूरा कंप्लीटली तरीके से बताया जाएगा और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है भाई, आपको पोज करना है, मतलब वीडियो को स्टॉप करना है, फिर देखना है कि आप कितने आंसर करेक्ट करते हैं और फाइनली मुझे बताएंगे 50 में से आपने ईमानदारी से कितने आंसर करे। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है भाई, इसमें मैं स्टैट्स और माइक्रो दोनों बुक कंबाइन लेकर आया हूं। तो पहले हम सबसे पहले स्टैट्स के करेंगे। स्टैट्स के क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करने हैं, आपको प्रैक्टिकल तो पता ही है, आपका 18 से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, उसका भी एक वन शॉट लेकर आएंगे। पर उससे पहले समझते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक होने वाला है, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट बेस बेटा स्टैट्स में बड़ा डाउट रहता है, तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। देखो, स्टैटिक्स हेल्प इन दी कंडेंसिंग द मास ऑफ डाटा इनटू द फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स। अब स्टैटिकल क्या करता है, ये मास ऑफ डाटा को क्या करता है, फ्यू नंबर्स में क्या करता है, मेजर्स करता है। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। अब जरा समझना कैसे कंडेंस करेगा, इसको मैं तरीका बताता हूं आपको। आपको पता है जैसे हम फ्यू नंबर का मतलब यहां से बेटा हम यो भी कंपैरिजन करते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मैंने अपने पेड बैच में बताया हुआ है बच्चों को, हम क्या करते हैं एवरेज से हम सारा ये पता लगाते हैं, हम एनालाइज करेंगे, किससे करेंगे, एक एवरेज नंबर से। तो इसमें फ्यू न्यूमेरिकल नंबर का मतलब ये हमारे पास, मैंने बोला कि 5 नंबर के 5 आइटम्स के कुछ डाटा दिए हुए हैं, ठीक है, 5 आइटम्स के क्या हुए, डाटा दिए हुए हैं। और इसके बाद आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करके फिर क्या करोगे, एक आपके पास क्या आ जाएगा, एक एवरेज नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर। वही एवरेज नंबर एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। क्या होगी, ट्रू होगी। इसका सबमिशन करके अपॉन से 5 कर दोगे तो एक एवरेज नंबर निकलता है, यानी कि आंसर क्या होगा, ट्रू होगा ये स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या करती है, When economic facts are expressed in the statistical term, they become exact। नहीं भाई, एग्जैक्ट नहीं बताते, ये क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी बताते हैं इसकी। क्लियर है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, ये क्या बताते, एक एवरेज बताते, एक एस्टिमेशन नंबर को बताते। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अब देखते हैं इसके आधार पर, इसके बेस पर आंसर हमारा कौन सा होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ट्रू है। अब देखो हमारे पास कहां दिख रहा है, ये है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या होने वाला है, सी। क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपको क्या करना है, रिसर्चर हैज एक्सेस ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, जितने भी नंबर्स है, ऑल मेंबर्स। मतलब ऑल मेंबर्स का मतलब है सारे के सारे, हम किसी को भी ऐसा नहीं करना इनडायरेक्टली करना है, हमें पर्सनली क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। तो क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू। ये क्या होता है, मेथड होता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी हम रिसर्चर क्या करेगा, उसके डाटा को कलेक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए। क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, फर्दर स्टैटिकल कैलकुलेशन इज क्लासिफाइड डाटा बेस ऑन। अब बेस ऑन किस पर लगती है ज्यादा, अगर मैं बात करता हूं हमारे पास क्या है, क्लासिफाइड जो डाटा है वो बेस किस पर करता है। अब स्टैटिकल में आपको पता होगा लोअर लिमिट हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, जैसे आपको पता है मीन में हम क्या निकालते हैं, मीन के अंदर हमें मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या करोगे आप, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसके बाद क्या कैलकुलेट होता है, इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट होती है। क्या होता है, मिड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी कि द क्लास मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट के ही डाटा को बताता है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है इनकरेक्ट पेयर कौन सा होगा, इस फैक्ट के बेस पर। इनकरेक्ट पेयर के बारे में बात करें, कॉलम ए और कॉलम बी। देखो एरिथमेटिक लाइन ग्राफ बाई टाइम सीरीज ग्राफ ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, पर हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट पेयर को बताना है। अब पाई डायग्राम, कंपोनेंट ऑफ डायग्राम, कंपोनेंट्स ही बताता है, बिल्कुल सही है भाई। फूड के हम अलग अलग मल्टीपल टाइप के हम क्या लगाते हैं, हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, उसके डायग्राम को बताता है, करेक्ट है। अब स्पेशल का मीनिंग ही क्या है भाई,
ये कहीं ना कहीं है ना जियोग्राफिकल टर्म है। कैसी है? जियोग्राफी, जहां पर है ना एरियाज के बारे में बात करेंगे, लोकेशन के बारे में बात करेंगे, सिटीज के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, इसमें जबकि क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिक डायग्राम। ज्योमेट्रिक डायग्राम तो होगा नहीं, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, ज्योमेट्रिक डायग्राम को नहीं बताती। ज्योमेट्रिक कब, अब हमारे पास क्या स्पेशल कब होती है, जब किसी जियोग्राफी, सिटीज, टाउन, अर्बन एरिया, रूरल एरियाज बेस्ड होती तो स्पेशल क्लासिफिकेशन होता, इसके अलावा इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट ये, तो इसकी मैचिंग गलत है। हो जाए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे बनता है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, मतलब इसके आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पेयर ही तो बनाना था। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो WPI का मतलब होता है होल प्राइस इंडेक्स। अब होल प्राइस इंडेक्स देखो क्या बताता है, आपको ये बोला गया कि प्राइस कितना था 1993 और 1994 में बेस प्राइस था मार्च के अंदर 189.91%। ठीक है, इतना था। जनरल प्राइस अब कितना राइज हो गया, इतना बढ़ गया, मतलब बढ़ गया ये जनरल प्राइस। अगर इसका हम बात करते जनरल प्राइस कितना बढ़ा होगा, तो हम 100 से निकालते, हमेशा क्या करते हैं 189 में से 1 जनरल प्राइस हमने कितना माना भाई, कितना माना 100 माना। अगर इसको कंसीडर किया जाए तो 89.1%, बिल्कुल करेक्ट है ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारे पास जो असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद दे रखा है रीजन क्यों, क्योंकि WPI इंडिकेट द चेंज इन जनरल प्राइस, जनरल प्राइस में ही चेंज बताता है, तो जनरल प्राइस में चेंज को बता रहा है, यानी कि रीजन भी क्या है, करेक्ट है, और इसी के बेस पर है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। ठीक है, डन। इसके बाद बढ़ते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है जरा समझना। अभी हाल ही में मैंने ना कोरिलेशन कंप्लीट करा है क्रैश कोर्स में, तो कोरिलेशन में मैंने बताया था, देखो जब R0 होता है, R0 का मतलब वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं बनेगा, आपको बताया था ये स्कैटर मेथड के अंदर कोई कोरिलेशन ही नहीं बनता, तो नो लीनियर रिलेशन, कोई लीनियर रिलेशन ही नहीं बनेगा। सेम प्रोपोर्शन से होगा, डिफरेंट प्रोपोर्शन से होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, कुछ नहीं पता लगा पा रहे, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास इनकरेक्ट ही तो पहचाननी है, ये तो करेक्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। R1 और R जब हमारे पास पॉजिटिव में हो और नेगेटिव में हो तो इसे परफेक्ट बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, यानी कि ये भी क्या हमारे पास करेक्ट, हमें तो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। अ लो वैल्यू ऑफ R इंडिकेट स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप। अब हमारे पास क्या होता है, जो लो वैल्यू होती है R की वो इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग, नहीं भाई, जब हमारे पास ये पॉजिटिव होता है तो हम लिखते हैं परफेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग होती है, ये क्या होती है स्ट्रॉन्ग। और अगर हम R इंडिकेट कर दे तो यानी कि वीक को बताती, स्ट्रॉन्ग को नहीं बताती, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, C होगी। अब D क्या होता है, D को भी बताता हूं। देखो R लाइज किस पे करता है, -1, यानी कि इसे बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव, और इसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना था, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, C ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों सेवंथ क्वेश्चन की ओर। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है। अब बोलोगे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैंडल करें, तो भाई देखो जरा, हमें क्या दिया हुआ है, पहले पिक्चर को एनालाइज करते, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं बोलता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या होता है, मनी स्पेंड इज द सेम। अब मनी क्या करता है भाई, मनी स्पेंड इन सेम, सेम में है, बट बास्केट इज गेटिंग स्मॉलर, पर बास्केट क्या होती जा रही है, स्मॉलर होती जा रही है, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है, सिंपल सी बात है। आप क्या कर रहे हो, मनी आप उतनी ही स्पेंड कर रहे हो, पर बास्केट छोटी होती जा रही है, यानी कि आपका क्या हो गया, खर्चा उतना ही है जो पहले था, मतलब उतना ही पैसा खर्च कर रहे हो, पर अब क्वांटिटी कम आने लग गई है। तो ये किसके बारे में बता रहा है, कंज्यूमर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को शो कर रहा है। किसको कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर कॉस्ट है, कंज्यूमर ही तो खर्च कर रहा है, ये ना इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, ना एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा है, ना सेंसेक्स जो ट्रेड में यूज होता है। अब जरा समझो, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं हम एट्थ क्वेश्चन की ओर, जो मैंने क्लास के अंदर कराया हुआ है। पहले समझते हैं, ऐसा लगेगा बड़ी कैलकुलेशन है, नहीं भाई, अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो इसमें कैलकुलेशन तो मैं बताऊंगा, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेटिव लगेगा ये। देखो क्या करना है आपको, लुक एट दी फॉलोइंग वैल्यूज। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, अगर एमसीक्यू का मतलब ये है, अगर एमसीक्यू आपने अच्छे से करे हुए हैं, एमसीक्यू अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो, यानी कि इट मींस आपका कॉन्सेप्ट बड़ा ही बेहतरीन है। अगर आप एमसीक्यू में अटक रहे हो, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट अभी भी क्या है, क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन है ना, मैंने बोला पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है, अब समझो हमें क्या बोला गया है, लुक एट दी फॉलोइंग वैल्यूज, कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन दिया हुआ है हमारे पास, ये ये कितने 6 नंबर है। अब बोलोगे कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करें, तो भाई मैंने एक चीज बताई थी आपको,
क्या करते हो, n+1/2 इतने नंबर निकालते हो, वो वाला टर्म मत लगाना जो आप करते हुए आए हो, इवन के लिए ये कर दिया, ओड के लिए ये कर दिया, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। आपको रखना है क्या, n+1/2, मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या करोगे, नंबर कितने हमारे पास 6 नंबर है, नंबर ऑफ आइटम कितनी है 6 है, अब प्लस में 1 करा, अपॉन में 2 करा, तो कितना हो गया 7/2। अगर इसको इससे करा सॉल्व तो कितना हो गया 3.5 आइटम, ये टर्म भी बोल सकते हैं हम इसे, क्लियर है। अब देखो ये हो गया, यानी कि 3.5 होता है किस दोनों के बीच में होगा, 3 और 4, ये टर्म किसके बीच में आती है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आती है। अब क्या करेंगे हम, अगर मीडियन को कैलकुलेट करते तो थर्ड आइटम प्लस में क्या करोगे फोर्थ आइटम, अपॉन में क्या करोगे 2, दो नंबर है, तो थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 है, चलो, और फोर्थ आइटम की वैल्यू कितनी है 90 है, अपॉन में 2 करा तो 150 अपॉन में 2, यानी कि कितना हो गया 75, कितना हो गया बेटा 75। अब 75 यानी कि हमारा इसका आंसर तो कैलकुलेट हो जाता है, कितना हो गया भाई 75, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 75। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द वैल्यू 200 इज नॉट प्रेजेंट। अगर 200 ना दिया जाए तो सिंपल सी बात है, मिड वैल्यू हमारा आंसर होती है, तो कितना बनेगा आंसर 60 बनेगा, किसमें बनेगा 60। अब देखो आपको थर्ड वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा मैचिंग दिख रही है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, क्लियर है, क्योंकि 75 और 60 वाला होगा। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, ये तो एलिमिनेट कर दिए। अब ये बोला गया अगर 100 की जगह 90 आ जाए, 100 की जगह 90 आ जाए और 90 की जगह 100 हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा थर्ड वाले में मैं, तो इसके वाले में सेम वही कंडीशन होगी, 60 प्लस में क्या करूंगा 100 अपॉन में 2, यानी कि 160 अपॉन में क्या करा बेटा 2, यानी कि कितना हो गया 90। तो मीडियन कितना हो गया हमारे पास 90, तो इसमें क्या, सॉरी 80, क्या हो गया 90, सॉरी 80 हो गया, कितना हो गया 80। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन कितना होगा हमारे पास, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन क्या है 9th, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन वैल्यू। एरिथमेटिक मीन है वो बेस किस पर होता है, ऑल द वैल्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस पर होता है, ऑल दी वैल्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज पर डिपेंड होता है। बिल्कुल भाई डिस्ट्रीब्यूशन को ही बताता है ये, अलग अलग तरीके से क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन, आपने जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करा। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द मीन इज 0, बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी सही कह रहा है, पर जरा समझना एरिथमेटिक मीन क्या होता है, सारी वैल्यू पर बेस करता है, अगर एक भी वैल्यू आ गई तो आंसर कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां पर पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सम ऑफ डेविएशन, अगर डेविएशन निकालते हैं, जैसे आपको पता है डेविएशन हम ये निकालते क्या, m-a करा, तो मान लो हमारे पास क्या होगा, m के अंदर जो हमने कैलकुलेट कर लिया, मान लो ये था 40 50, अब मैं एज्यूम इसको करूंगा, अगर इसको डेविएशन को कैलकुलेट करूं तो -20 -10 0 +10 और ये कितना होगा +20, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, डेविएशन कितना बन गया 0। तो ये दोनों ही चीजें क्या बता रही हैं, बिल्कुल करेक्ट है, पर इसका जो रीजन है ना वो रीजन कहीं नहीं बन रहा। ये मैथमेटिकल टर्म में तो बिल्कुल सही बता रही है, मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से तो सही है दोनों चीजें, मैथमेटिकल टर्म में तो दोनों चीजें सही हैं, बट एक्चुअल में इनका नेचर डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम ऑप्शन क्या करेंगे भाई, ऑप्शन बी होगा। क्लियर हुआ, ये मैथमेटिकल टर्म में बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है अपनी जगह, रीजन भी सही है, पर इसका जो रीजन है बेसिकली मैंने बोला इसके हिसाब से कहीं मैच नहीं कर रहा, वैसे करेक्ट है अपनी स्टेटमेंट में, कैसे मैथमेटिकल नेचर में, पर इसके अलावा डेफिनेशन नेचर फीचर ये सबसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद है इफ, ये आर का मतलब है कोरिलेशन, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा किसमें, स्टैट्स के अंदर। अब देखो एक्स वाई ये गुड्स के बारे में, वेरिएबल के बारे में, एक्स और वाई वेरिएबल्स है, इज पॉजिटिव देन आइडेंटिफाई, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा भाई, तो रिलेशन का मतलब ये एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव को बताता है, किसको बताता है, पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब एक्स बढ़ रहा हो तो दूसरा घट रहा हो, तो सिंपल सी बात है नेगेटिव है, हमसे क्या बोला गया है, दोनों ही पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव होंगे, तो इसका मतलब ये है जब y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा होगा, तो बिल्कुल आंसर A हो जाएगा। और नो कोरिलेशन कब होता है, जब कोई आपके पता है भाई कोई लीनियर कोरिलेशन ही नहीं बनना, कोई रिलेशन ही नहीं बनना, तो यहां पर क्या होगा R 0 बन जाता है। तो हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब 11th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, स्टैटिक्स डील ओनली द क्वालिटेटिव फैक्ट्स। भाई पहली गलती हो गई, ये तो चलो ये तो पहली गलत हो गया, क्यों,
क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्ट्स को बताता ही नहीं है, किसको बताता है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। चलिए, द कंक्लूजन ऑफ स्टैटिक्स आर ट्रू ऑन एवरेज, बिल्कुल सही है भाई, एवरेज पर ही बताता है, एवरेज को तो बताता है, ये स्टेटमेंट क्या होगी भाई, ट्रू होगी। यानी कि इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन क्या होगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द फॉलोइंग्स। अब स्टेटमेंट कौन सी फॉलोइंग गलत है भाई, जरा समझो। पहला आपको बोला गया है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, द क्लास लिमिट एंड टू एंड, ठीक है जरा समझो। हाइट्स और वेट आर एग्जांपल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, क्यों, हाइट और वेरिएबल उसको कैसे निकालते हैं हम, इस तरीके से, चलो ठीक है। और यहां पर क्या होता है, जो क्लास लिमिट होती है टू एंड्स पर होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और प्लस क्या करते हो, अपर लिमिट, दो लिमिट पर बेस्ड होती है। और इस पर क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल। द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूड इन दी क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क, नहीं भाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं जब उसका टोटल करते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगी भाई, यही इनकरेक्ट है और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल मतलब जो टाइम के हिसाब के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, जरा समझो। एनुअली भी टाइम को बता रहा है, क्वार्टरली भी 3 महीने का होता है, ये भी टाइम को बता रहा है, फिर वीकली ये भी टाइम को बता रहा है। रीजनल हमारे पास क्या होगा, जो अगर मैं बात करूं तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बी सी कहां दिख रहे हैं आपको, ए बी सी, ऑप्शन बी होगा। इसमें फोर्थ वाला पार्ट नहीं बताएगा, क्योंकि स्पेशल क्रोनोलॉजी को बता रहा है, किसको बता रहा है भाई, मैं सॉरी क्रोनोलॉजी क्लासिफिकेशन को बता रहा है, स्पेशल किसको बता रहा है, क्लासिफिकेशन को। अगला क्वेश्चन है बेटा 14 क्वेश्चन। नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का कौन सा फंक्शन नहीं होता। देखो भाई, कंपेयरिंग फैक्ट्स, आपको पता है जब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं तो हम उसमें कंपेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल है भाई। तो स्टैट्स का पार्ट होता है, इंडेक्स में हम कंपेयर करते हैं। हेल्पिंग इन दी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, भाई पॉलिसी फॉर्मुलेशन में तो बताते जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए पॉलिसी भी तो बनाएगी, गवर्नमेंट का रोल होता है इसमें, ये गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। इनकम जनरेशन करना, भाई ये नहीं होगा, यानी कि नॉट की बात होती है तो ये नहीं होगा। फोरकास्टिंग में भविष्यवाणी भी की जा सकती है, ये भी आपको पता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी। अगला बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक डायग्राम इंक्लूड। भाई ज्योमेट्रिक डायग्राम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, देखो बार डायग्राम, टेबुलर फॉर्म, पाई चार्ट, अब मैं बात करता हूं पाई डायग्राम, ठीक है, और अरिथमेटिक। तो भाई हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, अगर बात करता हूं मेरे पास आंसर क्या होगा भाई, फर्स्ट बार डायग्राम, और ज्योमेट्रिक डायग्राम इंक्लूड क्या करता है, ज्योमेट्रिक डायग्राम, ठीक है। देखो ज्योमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, बार डायग्राम नहीं होगा, चलो इसके बाद टेबुलेशन, पाई डायग्राम, अरिथमेटिक लाइन डायग्राम। देखो अब इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो अब है क्वेश्चन नंबर 15, ज्योमेट्रिक डायग्राम क्या इंक्लूड करता है भाई। देखो ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये तो टाइम सीरीज को बताता है, टेबुलर और अरिथमेटिक, ये टाइम सीरीज को बताता है, किसको बताता है, टाइम सीरीज को। क्लियर है, हमारे पास क्या पूछा गया है, ज्योमेट्रिक पूछा है, तो ज्योमेट्रिक के अंदर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड। कहां पर दिया हुआ बेटा, फर्स्ट और थर्ड हमारा ज्योमेट्रिक है, तो फर्स्ट और थर्ड का है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है बेटा 16, आपको दिया गया था हेडिंग ऑफ वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड। देखो अगर हमारे पास इस तरह का ये दिया हुआ है तो हमारे पास क्या देखो, ये जो होता है वो कॉलम होता है, इस तरफ क्या होगा बेटा, स्टब्स होता है, और ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पूरा पूरा कंटेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कैप्शन, इसका आंसर क्या होगा, कैप्शन, ये आपको पता होना चाहिए टेबल के अकॉर्डिंग। देखो आप चूज द इनकरेक्ट, क्या बताना है, इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम द गिवन कॉलम एंड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम द गिवन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। अब आपको बचाना है कि कौन सा सही है, तो देखो पहला इन्वेस्टिगेटर वन हु कलेक्ट द डाटा, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है भाई, करेक्ट है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन भाई पब्लिश सोर्सेज होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद इसका आंसर क्या होगा, कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग जिसमें हम कन्वेंस करते हैं, तो भाई ये नॉन रैंडम होता है, रैंडम का पार्ट नहीं है, कैसा होगा, नॉन रैंडम। यानी कि आपको ये पहचानना है कि करेक्ट पेयर कौन सा नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट पेयर के बारे में डिस्कस करना है, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन और रीजन, ठीक है। चूज द करेक्ट, आपको ऑल्टरनेटिव चूज करना है। देखो इसमें बड़ी दिक्कत आती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं, क्वेश्चन क्या है। अभी ये दूसरा असर्शन रीजन आ गया, डाटा हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बाय द प्रोवाइडिंग
इंफॉर्मेशन क्या करता है बेटा, जो डाटा है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है समझने में। डाटा आर द न्यूमेरिकली फैक्ट्स, बिल्कुल ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इसका रीजन भी, क्योंकि ये क्या करता है भाई, प्रॉब्लम को कैसे बताया पाएगा, जब उसके न्यूमेरिकल फैक्ट्स हमारे पास पता हो। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है 19, क्या बोला गया, द एरिथमेटिक मीन्स ऑफ द सीरीज। एरिथमेटिक मीन क्या होगा, 5 होगा। चलो अब एरिथमेटिक मीन क्या होगा, पहले इन सबको प्लस कर दो, फिर आप किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ आइटम कितना बेटा 6 है। तो देखो ये कितना हो गया 10, 10 17, 17 22, 22 और ये कितना हो गया 30, 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5, बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसके बाद ये बोला है द एरिथमेटिक मीन डिवाइड्स द सीरीज इनटू द 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं करता, ये तो भाई मीडियन करता है। आपको पता होगा मीडियन करता है, जैसे 10 है, 20 है और 30 है, और ये क्या होगा 40 से 50 है। तो आपको पता है इस तरफ ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो मीडियन करता है, मीडियन का काम नहीं होता, तो इसलिए ये क्या होगा भाई फॉल्स होगा। ये क्या होगा बेटा फॉल्स होगा, यानी कि मैं अगर बात करता हूं तो ये करेक्ट होगा और ये ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एरिथमेटिक मीन। आपको बताना है कि इनमें से एरिथमेटिक मीन का कौन सा फीचर नहीं है। तो देखो, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बाई। अब आपको बताने की कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। इट नॉट ऑन बेस ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ द सीरीज बाई, बिल्कुल होता है। कैपेबल अलजेब्रिक ट्रीटमेंट होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो सकते हैं भाई। तो क्या होगा, ये ना एरिथमेटिक मीन को भाई कभी भी हम मीडियन को कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन अलग होता है, एरिथमेटिक मीन अलग होता है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बेटा ये फीचर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलो एग्जैक्टली हमारे पास ये होगा, ठीक है, डन, ठीक है। नॉट बेस, हाँ ठीक है, करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। अब आपको बताना है कोरिलेशन के बारे में कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है भाई। नो यूनिट करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है बेटा बिटवीन रिलेशंस भाई, क्यों, एक्स बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, बिल्कुल सही है भाई। इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशन को, बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। कोएफिशिएंट वैल्यू बेटा -1 से लेकर +1 तक आती है, बिल्कुल सही है भाई। इट मैग्नीट्यूड इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन और स्केल, इस पर डिपेंड नहीं होती भाई, ये तो इस पर बनती ही नहीं है। हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव, यानी कि आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसके बारे में इसके बाद बताना है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द आरबीआई ऑफ चेंजेस द कंज्यूमर प्राइसेस। ये आरबीआई जो करती है कौन सी चीज का यूज करती है, तो भाई ऑल इंडिया कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को करती है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बता, कंज्यूमर प्राइसेस की बात हो रही है, तो यहीं पर ही आंसर टिक लगा दो, यानी कि कंबाइन यहां पर हमारे पास क्या होगा, इस तरीके को आइडेंटिफाई करती है। अगली बार, मीडियन इज ऑल्सो नो एज अरिथमेटिक एवरेज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अरिथमेटिक मीन्स और मीडियन मोड आर द सीरीज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, भाई रिलेटेड होते हैं। आपने जेड का फॉर्मूला पढ़ा है, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, बिल्कुल रिलेटेड होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या भाई, दोनों है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन डी। इसके बाद आता है 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो ओजाइव कैन बी 3 टाइप्स, ठीक है। ओजाइव क्या होता है बेटा, हमारे पास 3 टाइप्स होता है। बार ग्राफ इज अ 2 डायमेंशनल होता है। हिस्टोग्राम कैन बी यूज लोकेट मीडियन ऑफ द ग्राफ, बिल्कुल ठीक है भाई। अरिथमेटिक जो लाइन ग्राफ है उसे टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है भाई। देखो ओजाइव 3 टाइप्स होता है, ऐसा तो नहीं है, लेस देन मोर देन होता है। ये 2 डायमेंशनल होता है, नहीं भाई। बार ग्राफ कैसे बनते हैं हमारे पास, बार ग्राफ को इस तरीके से बनाते हैं हमारे पास, 1 डायमेंशनल। इसके अलावा हिस्टोग्राम क्या होते हैं, लोकेट मीडियन ऑफ द ग्राफ, ये नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। अरिथमेटिक जो लाइन ग्राफ होते हैं वो ऑल्सो टाइम सीरीज ग्राफ ही कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी। इसके बाद बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन पर। When 2 variables x and y changes in the such a way that the scatter diagram in the state downward sloping line। देखो डाउनवर्ड में जा रही है लाइन, क्या जा रही है, डाउनवर्ड में। अब स्कैटर डायग्राम में भाई ये डाउनवर्ड में जा रही है, और ये क्या हो रही है, इस वे में जा रही है जहां पर हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रही है, जहां पर कोएफिशिएंट वेरिएबल्स क्या होगा बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन होता है हमारे पास। तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे स्टैट्स के 25 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक जो है माइक्रो। मुझे लगता है माइक्रो के अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो माइक्रो को हम कवर करते हैं, पर अच्छी तरीके से लॉजिकली कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं वहां, ठीक है। देखो
क्वेश्चन क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली एड्रेस। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास दो तरह का इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और दूसरी तरफ क्या बेटा, मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, और इसके बाद होता है ए का मतलब है एग्रीगेट। ये यानी कि पूरी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी का, पूरी एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, यहां पर डील करते हैं। ये इंडिविजुअल डील करेगा। तो आपको ये पूछा गया है कि आपको क्या बताना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से है प्राइमरली किसे एड्रेस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट भाई मैक्रो का पार्ट है, आंसर नहीं हो सकता, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बता रहा है। इसके अलावा द रिलेशन बिटवीन द टोटल सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट, भाई ये भी मैक्रो का टॉपिक है जो आप पढ़ोगे आगे क्लास के अंदर, ठीक है। फिर हाउ प्राइस टू गुड्स इन डिटरमाइन दी मार्केट, भाई ये डिटरमाइन करता है क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई पर चलता है। और हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था मार्केट के अंदर जहां डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करती है, भाई इंटरसेक्ट करेगी, वहीं प्राइस डिटरमाइन होता है। तो ऑप्शन क्या होगा भाई, सीधे आंखें बंद करके मार दो 3, ठीक है, थर्ड। इसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन को करना है। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन वैल्यू। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फूड ग्रेन रिलेटिवली इन इलास्टिक, भाई जरा समझना, प्राइस इन इलास्टिक मतलब प्राइस क्या होगा, इलास्टिक ऑफ द डिमांड फूड ग्रेन रिलेटिवली इन इलास्टिक, बिल्कुल सही है भाई। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब ये है यहां पर चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस घट जाए, पर डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डिमांड पर कोई इफेक्ट चेंज नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या होती है, जो भी हमारे फूड आइटम होते हैं, फूड ग्रेन आइटम होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता डिमांड में। प्राइस बढ़ भी जाए, अगर गेहूं चावल का प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग जितने खा रहे उतना ही तो खाएंगे, कम तो नहीं खाएंगे। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये वाला तो बिल्कुल ट्रू है। चलो ये तो हमारे पास ट्रू हो गया। इसके बाद चेंज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन हैज ग्रेटर इंपैक्ट ऑन देयर डिमांड, भाई इसमें चेंज ही नहीं होता प्राइस में, तो कैसे होगा, तो यानी कि ये क्या होगा, गलत होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी, आंखें बंद करके। चलो इसके बाद करना है चूज द करेक्ट वन। देखो एमसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन आउटपुट, ठीक है भाई। चलो पहले ही फॉर्मूला हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, टीएफसी नहीं होता, ये भी नहीं होता, इसके अलावा ये भी नहीं होगा हमारे पास, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए सीधे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन वैल्यू। देखो द इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स शिफ्ट द सप्लाई कर ऑफ फ्रॉम टू लेफ्ट। अब जरा समझना, यहां पर इम्पोजिशन हो रहा है किसका, टैक्स का, तो इससे सप्लाई कर्व क्या हो रही है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी। भाई देखो मैंने बताया था सप्लाई के अंदर अगर टैक्स बढ़ता है, अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा, कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी, और सप्लाई अगर कम हुई है तो लेफ्टवर्ड ही शिफ्ट होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो ये तो हो गया, ये तो बिल्कुल सही बता रही है, तो हमारे पास क्या है, ट्रू हो गई स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू द शिफ्ट कर्व ऑफ द फ्रॉम टू राइट। अब देखो अगर मैं प्राइस को, इनपुट के प्राइस को बढ़ा दूं, इनपुट का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की अगर कॉस्ट बढ़ जाए, मतलब सिंपल सी बात है, उनका प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो भाई प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी क्या होगी भाई, कम होगी। पर ये तो राइट शिफ्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। देखो एवरेज एसी का फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ये तो करेक्ट बता रहा है, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना। एएफसी घटता है क्योंकि टीएफसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्लियर है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी बेटा, यू शेप की होती है, तो भाई ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, चलो ये भी यू शेप की होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, एमसी हो गया और ये क्या होगा, एएफसी हो गया, मतलब एबीसी हो गया, और ये क्या हो गया, एएफसी। इस तरीके से बिल्कुल ठीक है भाई, यू शेप का होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। पर जो टीसी है बेटा वो तो एस शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, एस शेप। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमें क्या पहचानना था, इनकरेक्ट पेयर को बनाना था, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी का 4th हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अब प्रिंटिंग प्रेस रिकॉर्ड इन द डेली प्रोडक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉयड एज अ शो द एज द टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, जरा समझना। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस रिकॉर्ड की जाती है भाई, डेली इतना प्रिंट कर रही है, वर्कर्स इतने लगे हुए हैं, टोटल प्रोडक्ट इतना है। तो बेस ऑफ दिस डाटा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 5th यूनिट पे बताना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा।
तो भाई मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता है कैसे, जरा समझना। आप क्या करते हो, इन दोनों का चेंज करो, फिफ्थ का बताना है, फिफ्थ का बताना है और इन दोनों का चेंज, क्योंकि एमपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन आउटपुट या नंबर ऑफ वर्कर्स, सॉरी वर्कर्स की बात होती है, इनकी चेंज इन लेबर या वर्कर्स, ठीक है। अब हमारे पास कितना चेंज आ रहा है भाई, 45 25 कितना हो रहा है भाई हमारे पास 70 का हो गया, और ये 2 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 35, कितना हो गया 35, क्लियर है। तो 35 हमारे पास, ये वाले दो आंसर तो नहीं हो सकते, आगे बढ़ते हैं। इससे बताया गया, ये तो हमें पता लग गया 35 हो गया। इसके बाद बोला गया एपी क्या होगा, एपी क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 145 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना होगा हमारे पास, 2 पर गया 4 पर गया, ये 29, क्लियर है, कितना हो गया 29, करेक्ट है भाई, ठीक है 29 सॉरी 29 करे 28 सॉरी, ये हो गया, और अपॉन में क्या कर दिया 5 कर दिया, ठीक है। 145 है ना, और किससे डिवाइड करना है हमें, 5 से करना है, तो कितना होगा हमारे पास 2 पर गया और 4 इधर गया यार, 29 ही तो होगा। अब 29 है कहाँ, 29 तो कहीं नहीं दे रखा, 28 नहीं 29, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया भाई, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी होगा ऑप्शन, ठीक है, कितना होगा ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हुआ, जरा समझो। आपको क्या करते हो, 145 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो सेम कंडीशन 29 बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, करेक्ट करा है ना, ठीक है करेक्ट है। चलो, इन दी परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में बताना है किस तरह का होता है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में मैंने बताया था एआर और एमआर क्या होगा भाई, इसी प्राइस पर बेचना होता है, क्योंकि होमोजेनियस गुड्स होती हैं और यहाँ पर पूरी मार्केट की नॉलेज भी है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, जब एआर एमआर के बराबर होता है तो ऑप्शन क्या होगा, यही डिमांड कर्व को शो करता है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अगला बेटा, इन द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी एक प्रोटेक्ट करती है कल्टीवेटर ऑफ मेज और गवर्नमेंट सेट टू द मार्केट प्राइस ऑफ 15 पर केजी, ठीक है, द अबव इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर केजी, तो मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉलिसी। देखो अब पॉलिसी में क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा उसके बारे में जरा समझो। देखो मैंने क्या बोला, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है कल्टीवेटर ऑफ मेज, ठीक है, प्रोटेक्ट किया गया, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सेट कर दिया मार्केट प्राइस, कितना गवर्नमेंट ने करा है, कितने करा भाई, गवर्नमेंट ने मार्केट प्राइस सेट कर दिया, कितना भाई 15 रुपीज पर केजी है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अबव द इक्विलिब्रियम ऑफ, और इक्विलिब्रियम जो प्राइस था भाई वो क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर कितना था 10 रुपीज पर यूनिट था, कितना हो गया 10 रुपीज पर केजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मोस्टली कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, जब 15 रुपए में भी क्या कर रही है भाई, खरीद रही है, एमएसपी मान लो, ये क्या होगा एमएसपी खरीद रही है भाई, सरकार इसे प्रोटेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर मार्केट सप्लाई जो है भाई वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब देखो जरा समझो ये कहां पर कॉन्सिक्वेंस निकल रहा है, तो प्रोड्यूसर विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द मेज कल्टीवेशन टुवर्ड्स अदर क्रॉप, कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा भाई, इसका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, ठीक है, लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ मेज इन द मार्केट, हैंस ब्लैक मार्केटिंग, भाई शॉर्टेज हो जाएगी इससे, नहीं, डिमांड विल इंक्रीज, अब क्या होगा, इंप्राइज द प्राइस ऑफ मेज स्टैब्लिश इन द मार्केट, नहीं होगा, तो गवर्नमेंट विल हैव टू बाय सरप्लस मेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर क्या करेगी, जो प्रोड्यूसर है वो बाय करेगी किससे, सरप्लस मेज दी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से ज्यादा क्या करेगी, खरीदेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सीधे सीधे क्या करेगा, जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किसका करेगा भाई, ए का, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा 33 का हमारे पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, सॉरी गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर है 33, in the hypothetical economy protect the cultivator of maize, the government set to the market price of maize कितना बेटा 15 रुपीज पर केजी क्या करती है, सेट करती है, मार्केट में एक्चुअल में प्राइस क्या है 10 रुपीज पर केजी, यानी कि वो सर प्लस प्रोडक्शन को कितने में खरीदने के लिए, क्योंकि पहले तो उसने क्या करा अपने लिए करा, सर प्लस को क्या खरीदेगी भाई, द गवर्नमेंट विल हैव टू बाय सर प्लस मेज ऑफ द प्रोड्यूसर, क्या करेगी प्रोड्यूसर से क्या करेगी, उससे ज्यादा खरीद लेगी, क्लियर है। तो यानी कि ऑप्शन ये होगा, बाकी इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द मेज ऑफ कल्टीवेशन टुवर्ड्स अदर क्रॉप, नहीं होगा भाई। हम बात किसके बारे में करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट का सरप्लस, सीधे इससे ये देखो इंटरेक्शन। अब इसके बाद पॉइंट बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कौन सा फीचर नहीं है, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है फर्म का, बिल्कुल होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, आपको बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है, क्या होगा भाई, क्या होगा, फर्म इज अ प्राइस मेकर, भाई ये गलत है, जो फर्म है वो क्या होगी, प्राइस मेकर होगी, ये तो आपको पता है, एसी है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, एआर हो गया हमारे पास, ठीक है, एआर एसी के बराबर है, एमआर हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। पर हमारे पास क्या हो गया, बोला गया फर्म इज अ प्राइस मेकर, नहीं, फर्म क्या होती है, जो इंडस्ट्री वो प्राइस मेकर होती है,
इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर, उसने डिसाइड कर लिया। इंडस्ट्री का मतलब है पर ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है। और यही हमारे पास जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। क्या होती है? प्राइस टेकर। तो ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट वाला? कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन। When the government imposes the tax of producer, प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाती है तो सप्लाई कर्व क्या होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होगा? नहीं भाई, टैक्स बढ़ने से तो सप्लाई क्या होती है? कम होती है। अभी आगे बताया मैंने, जब टैक्स बढ़ता है तो सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि ये असर्शन हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़े। रीजन, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स कोजेस फॉल इन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहां पर क्या होगा? जो इंक्रीज सप्लाई है भाई, इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में बात करी है, उसमें फॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई? जो प्राइस है, सप्लाई है, वो भी क्या होगी? इंक्रीज होती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब ये हो गया हमारे पास ये रहा, उसमें फॉल्स हो रहा है। अब फॉल्स किसकी वजह से हो रहा होगा? जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। अगर मैं क्वांटिटी से प्राइस की बात करता हूं तो नियम अलग होता है, अगर प्राइस से क्वांटिटी की बात करूं तो अलग नियम है। तो कहने का मतलब हमारे क्या असर्शन, रीजन सही है। तो ऑप्शन चलते हैं आगे बढ़े, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। वर्ड टू प्रोड्यूस इज अ सेंटर प्रॉब्लम रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड होती है भाई? चॉइस ऑफ टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, की कौन से गुड्स? कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है भाई। इसके अलावा क्या है? चॉइस ऑफ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है? ये टेक्नोलॉजी नहीं होता पॉइंट, ये तो हाउ टू प्रोड्यूस में होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? डी आंसर। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। कौन सा? देखो भाई, इसमें हमारे पास नेचर ऑफ कॉमोडिटी, आपको पता है ईडी कब बढ़ेगी कब घटेगी, इलास्टिक है इनइलास्टिक है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। तो भाई इसमें ये भी होता है नेचर ऑफ गुड्स, ये भी होता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर पर भी डिपेंड करता है, इनकम ज्यादा है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगी। तो ये आंसर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे रिलेवेंट आंसर है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है। ठीक है, चलो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर के बारे में बात करें तो इन दोनों में पोर्शन में हो जाता है। तो अगर मैं टिक करूं तो इनकम ऑफ कंज्यूमर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल सकता है। अगर हाई इनकम है, मैंने बोला अगर इनकम ज्यादा हाई है तो यहां पर क्या होगा? डिमांड भी बढ़ जाएगी। हाई इनकम यानी कि डिमांड भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनकम ऑफ कंज्यूमर तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स तो हमने पढ़ा ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मार्जिनल रेवेन्यूज आर रेट ऑफ चेंज इन टीआर। टीआर का चेंज होता है, बिल्कुल परफेक्ट बात है भाई, इसका ही तो चेंज होता है आउटपुट के साथ। ठीक है, करेक्ट है। चलो एवरेज प्रोडक्ट लाइन, इसको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं एपी को, नहीं भाई करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया ये, क्योंकि सिर्फ आउटपुट जो शो करता है आउटपुट को ही बतलाता है भाई। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ए हमारे पास ट्रू होगा और ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये ट्रू और हमारे पास क्या होगा? स्टेटमेंट सेकंड हमारी फॉल्स होगी। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, भाई बिल्कुल, क्योंकि टीएफसी तो कांस्टेंट रहता है। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? चेंज इन टीवीसी अपॉन में चेंज इन आउटपुट, बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा था हमने। चेंज इन टीएफसी अपॉन में चेंज इन आउटपुट थोड़ी ना पढ़ा था। तो ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही बताता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये तो सही हो गया। पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फॉलोइंग, भाई ये भी सही है, क्योंकि हमेशा एएफसी क्या होगा? टीएफसी के बढ़ने की वजह से घटेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। चलो मान लिया हमने, बढ़ते प्रोडक्शन के साथ घटता है, ये दोनों चीजें सही हो गई। पर हमारा जो रीजन है ना वो सही नहीं दे रहा। चलो इसके अलावा डिक्रीज इन सप्लाई कोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बताना है सप्लाई में कमी हो रही है, किस वजह से हो रही है वो बताना है। तो जरा समझना, अब सप्लाई में कमी क्या होगी? इनकम ऑफ कंज्यूमर, नहीं भाई, तो डिमांड का टॉपिक है, डिमांड फंक्शन का टॉपिक है, ये तो नहीं बनेगा। इसके अलावा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, भाई इससे तो शिफ्टिंग तो नहीं होगी भाई, इसमें तो मूवमेंट होता है। चलो ये भी हटाओ, ये भी क्या होगा? सॉरी, मूवमेंट हो रहा है। किसके बारे में बता रहे हैं? मूवमेंट। शिफ्टिंग की बात हो रही है तो हटाओ। इंक्रीजेस प्राइस ऑफ आउटपुट, भाई अब डिक्रीज होने के, बिल्कुल भाई, जब इनपुट्स बढ़ते हैं, इनपुट का प्राइस अगर बढ़ गया तो आपकी कॉस्ट क्या होगी भाई? बढ़ेगी। और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी, प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी क्या होगी भाई? बढ़ेगी। तो सप्लाई डिक्रीज होने का रीजन, सॉरी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर प्रॉफिट कम तो सप्लाई भी कम होगी, यानी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से। कॉम्पिटिटिव गुड्स तो होता ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन सी। चलो इसके अलावा आपको बताने की कौन सा फीचर नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही है, इसका एक ही क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा समझना, बाकी सारी मार्केट आपको नहीं पढ़नी है। होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है भाई, बिल्कुल होता है। लार्ज नंबर ऑफ वायर सेलर होता है, बिल्कुल होता है, तभी यहाँ पर एंट्री भी कर सकते हैं और वो भी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में, बिल्कुल ठीक है। इंटरडिपेंडेंट, भाई ओलिगोपोली मार्केट है ये, हालांकि पढ़ना नहीं है पर आपको फीचर पता होने चाहिए। ओलिगोपोली मार्केट में होता है ये, इसका फीचर नहीं है। बाकी तीनों के तीनों फीचर आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन है भाई 42 क्वेश्चन, आपको बताना है टीसी के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई। टीसी क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट।
अब देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट, जैसे मान लो मैंने रेंट पे जमीन ली तो भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी बेटा, जो मैं खुद के ही जमीन पर अपना काम कर रहा हूं, तो ये हो गया, इन दोनों का ही सबमिशन टीसी कहलाता है। चलो इसके बाद है द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट फॉर्म ऑफ प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग में क्या करती है, प्राइस सीलिंग होता है ऐसे कंज्यूमर जो मतलब मार्केट लेवल पर क्या कर सकते, मार्केट प्राइस पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए सरकार क्या करती है, राशन की दुकानों पर क्या करती है, 2 से 3 मार्केट प्राइस से कम प्राइस सेट कर देती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। ये जनरली क्या क्रिएट करेगी, कौन सी सिचुएशन करेगी भाई, यहां पर ये होगा डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई सबको सेल कर रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, इससे ब्लैक मार्केटिंग का चांस और बढ़ जाता है। इसकी इंप्लीकेशन में प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ मार्केट फॉर अ गुड्स इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, एक मार्केट है जो क्या इक्विलिब्रियम लेवल पर है, तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है इंक्रीज इन दी टैक्स इंपोज, टैक्स थोपती है। तो भाई मैंने बोला अगर टैक्स थोप रही है, जरा ध्यान से समझना, यहां पर एक नियम याद रखना कि आपको अरेंज करना आना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, यहां पर टैक्स थोप रही है, टैक्स थोपने का मतलब है जब टैक्स की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए डिमांड के फंक्शन कौन से, सप्लाई के, तो टैक्स वाला हमने सप्लाई में पढ़ा था। अगर ये, तो इससे सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, सीधे सीधे सप्लाई कम होगी, तो सप्लाई कम होगी तो इसको सप्लाई को कम करते हुए दिखा दो। अब आपको पता लग गया सप्लाई क्या हो रही है भाई, कम हो रही है, तो इससे तो ई से E1 हो गया, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये P से P1 हो गया, Q से Q1 हो गया। हमें पता क्या करना है, SDPE, इस तरीके से फॉर्मेट में हम इसको लगाएंगे। मतलब पहले सप्लाई को बताना है, सप्लाई कम हो रही है, चलो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, बिल्कुल है। डिमांड कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि हम सप्लाई का ही फंक्शन है, तो भाई पहला तो ये सही होगा, इस ऑर्डर में लगेगा। फर्स्ट पे ये लगा देता हूं मैं, ठीक है। चलो इसके बाद हमें क्या बोला गया है, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस मोर देन इनिशियल प्राइस। अब प्राइस की बात हो रही है तो भाई ये भी नहीं बात करते हम, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक्सिस डिमांड, एक्सिस डिमांड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो डिमांड की बात हो रही है तो भाई सेकंड पॉइंट पे ये आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर थर्ड पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, सेकंड पर ये आ गया, तो इसमें देखो इस तरीके से ऑर्डर में चल रहा है। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, देखो मैं बात करता हूं, पहले इस तरीके से लिख देता हूं SD, फिर इसके बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास क्या होगा भाई, कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, अपवर्ड प्रेशर ऑफ दी प्राइस, प्राइस पर प्रेशर बढ़ेगा तो प्राइस हो गया, और यहाँ पर ई पर पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर में करोगे तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला आगे बढ़ते हैं भाई, फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट इन द कॉलम ए कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन द कॉलम बी सेट द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर बनाना भाई, करेक्ट पेयर नहीं, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एक दूसरे के बराबर होते हैं, करेक्ट है भाई। एक्सिस सप्लाई जब होती है तो इससे क्या होगा, डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ प्राइस, प्राइस को कम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, प्राइस को कम करना पड़ेगा, ये एक दूसरे के बराबर होता है, बिल्कुल सही बता रहा है। एक्सिस डिमांड भाई कंपटीशन अमंग द सेलर, नहीं भाई बायर के बीच में होती है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन के अंदर। 46 में बताने इकोनॉमिक एक्टिविटी मैच करना है भाई, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स ऑफ और एक्सपोर्ट। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप फ्रूट्स को क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, तो पैसा जो कमाते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, इंपोर्ट करने पर जो पेमेंट दे रहे हो, भाई ये तो इकोनॉमिकल हो गया ना, पैसे का लेन देन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे के देखते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगी भाई, नॉर्मेटिव जो एक तरीके से सजेस्टिव नेचर होता है, जैसे स्किल एजुकेशन सेंटर शुड बी ओपन इन द इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, भाई ठीक है, सजेशन दे रही है, करेक्ट है ये। पॉजिटिव क्यों, 60,000 यूथ आर द लिविंग इंडिया एवरी ईयर इन द सर्च ऑफ न्यू जॉब, बिल्कुल सही बता रहे हैं, फैक्ट पर बेस होती है, तो दोनों सही है। हमारे पास इनकरेक्ट होना था तो ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। 47 क्वेश्चन भाई, 47 में नेसेसरी कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये टू कमोडिटी के केस में भाई, ये कब होगा, जब MUM किसके बराबर होगा, MUX अपॉन में PX के बराबर, सॉरी वन कमोडिटी केस है, क्या बेटा, वन कमोडिटी, तो ऑप्शन क्या कर दोगे हमारे पास, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज द इनकम लीड टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स, बिल्कुल करेक्ट है भाई, अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होगी भाई, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, करेक्ट है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, भाई इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है नॉर्मल गुड्स की, दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही बता रहा है। चलो इसके बाद आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट पहचाननी है कि कौन सी इनकरेक्ट है। देखो, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स लीड टू द डिक्रीज इन डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, भाई अगर मैंने बोला टी का प्राइस बढ़ गया तो इससे क्या होगा भाई, कॉफी की तो डिमांड बढ़ जाएगी ना और ज्यादा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट होगी, हमें क्या बतानी है, फॉल्स स्टेटमेंट, सॉरी। तो क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, कॉफी की जो डिमांड है, मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन दी प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। देखो क्या कर रहा है भाई, हाँ एक बार देखता हूं मैं,
कि कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स लीड टू द डिक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है भाई, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो इससे क्वांटिटी इसकी कम हो जाएगी, कॉफी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये तो चलो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा, द इनकम इफेक्ट नेगेटिव इनफेरियर। भाई क्यों नेगेटिव इंपैक्ट है? क्यों? जब इनकम बढ़ती है, आपको पता है इनकम बढ़ेगी तो इनफेरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, इनफेरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बता रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव कोरिलेशन निकल रहा है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द लाइफ सेविंग मेडिसिन। भाई इमरजेंसी गुड्स है, इसमें चाहे इसका प्राइस बढ़ जाए घट जाए तो डिमांड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये परफेक्टली इलास्टिक होगा। भाई इसका प्राइस ना के बराबर परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब स्लाइटली चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया, तो ये गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसका प्राइस ना के बराबर तो भर के भंडार खरीद लोगे, नहीं भाई लाइफ सेविंग है, इन इलास्टिक होता है, इलास्टिक नहीं होता, इन इलास्टिक है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। एंड इंडिफरेंस कर्व इज द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। भाई ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि बिकॉज मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूट्स डिक्रीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बता रहा है। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। नहीं भाई, एक यहाँ पर प्राइस की वजह से इंडिकेट होता है, तो पी एक्स और पी वाई, ये तो स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? फॉल्स होगी। यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 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 क्या टिक कर दें? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए टिक। और इसी के साथ हमारे होते हैं 50 क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं भाई कि आपने अच्छी ईमानदारी से इसको खुद वीडियो को रोक रोक के देखा होगा और अच्छे से क्या करा होगा भाई? अच्छे से आंसर करे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि कमेंट भरकर बताइए कि आपने कितने ईमानदारी से आंसर ठीक करें। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए भाई? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की चाहिए, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स कराऊं, तो कमेंट में लिख दो भाई न्यूमेरिकल। ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तभी मैं न्यूमेरिकल का एक वन शॉट लेकर आऊंगा, और ऐसा जो एग्जाम में आपको दिखेगा क्वेश्चन। तो कमेंट में जल्दी से भर दो भाई न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल, अगर कमेंट ज्यादा हुए। बाय, थैंक यू।